दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के बारे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, और जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होते हैं उनका प्रोसीजर क्या होता है, और रिलायंस जियो के एंट्री ने कैसे टेलीकम्युनिकेशन मार्केट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, और कैसे गवर्नमेंट ने जो है वो वोडाफोन आइडिया जो है उसको बैंकरप्ट होने से बचा लिया, और कैसे गवर्नमेंट जो है वो बीएसएनएल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेप्स ले रहा है। तो ओवरऑल आज हम पूरा जो हमारा इंडिया का टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डाटा जान लेते। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट जो है कस्टमर बेस है टेलीकॉम इंडस्ट्री का। अराउंड 1.09 बिलियन कस्टमर्स जो है वो इंडिया में है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। इंडिया में जो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है वो अराउंड 950 मिलियन है, और इंडिया जो है वो 2025 टू 2026 तक $125 बिलियन के मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए एम कर रहा है। वायरलेस डिवाइसेस का जो डाटा का मंथली कंजम्पशन है वो 2014 में अराउंड 61 MB का था, लेकिन आज वो आंकड़ा बढ़कर 17 GB तक पहुंच गया है। हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है वो फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है। जो एफडीआई इनफ्लो है इंडिया का वो कंट्रीब्यूट करता है, और अराउंड इंडिया का 6% जो एफडीआई इनफ्लो है वो टेलीकॉम सेक्टर से आता है। टेलीकॉम सेक्टर जो है वो डायरेक्टली 2.2 मिलियन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसको कंट्रीब्यूट करता है, और इनडायरेक्टली 1.8 मिलियन जॉब्स जो है उस पर कंट्रीब्यूट टेलीकॉम इंडस्ट्री करता है। 2014 से लेके 2023 तक जो एफडीआई का इनफ्लो था टेलीकॉम सेक्टर में वो 8.32 बिलियन से बढ़कर 20 बिलियन तक पहुंच चुका है। और जो 5G टेक्नोलॉजी है वो 2023 से लेके 2040 तक इंडियन इकोनॉमी में $450 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करने वाली है। अभी अगर 2024 के बजट की बात करें तो अराउंड 1.2 लाख करोड़ जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए अलोकेट हुआ है बजट 2024 में, और इस बजट में 1.2 लाख करोड़ का जो फंड दिया है उसमें से मेजॉरिटी फंड्स जो है वो बीएसएनएल और एमटीएनएल को जाने वाले हैं। बीएसएनएल जो है उसको अराउंड 82,000 के फंड्स मिलने वाले हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए, और 3,500 करोड़ जो है वो एमटीएनएल को अलोकेट किए हैं उनके जो बॉन्ड्स है उनके पेमेंट के लिए। और टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो मदरबोर्ड्स पे 5% कस्टम ड्यूटी जो है वो बढ़ा रखी है। तो ये था बजट अलोकेशन टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में। अभी हम बात करेंगे बीएसएनएल के बारे में। तो गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि जो ये टेलीकॉम सेक्टर है इसमें मोनोपोली ना हो। टेलीकॉम इंडस्ट्री के मेन 4 प्लेयर्स है, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल। हाल ही में जो है रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपने जो रिचार्ज प्लान है उनके रेट्स बढ़ाए, लेकिन बीएसएनएल ने जो है वो अपने रेट्स जो है वो कांस्टेंट रखे। तो बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिला कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हम जो है वो बीएसएनएल पे शिफ्ट हो जाएंगे, और इस वजह से बीएसएनएल ने जो है वो 2.75 मिलियन कस्टमर्स जो है वो गेन किए। बीएसएनएल जो है उसे इस बजट में अराउंड 80,000 करोड़ जो है वो भी अलोकेट किए गए हैं, और बीएसएनएल जो है वो 2025 तक जो है 4G भी रोल आउट करने वाला है इंडिया में। तो अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट से बीएसएनएल जो है अपनी जो सर्विस है उसकी क्वालिटी अगर वो डेवलप कर पाए तो आने वाले समय में हम जो है बीएसएनएल को ग्रो करते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही कैश ड्रिवन इंडस्ट्री है, क्योंकि इन टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्लेयर्स को जो है स्पेक्ट्रम खरीदने पड़ते हैं गवर्नमेंट्स के, जिनके रेट्स जो है वो बहुत हाई होते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें डेवलप करना पड़ता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो भी बहुत हेवी है, और बहुत खर्चा होता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। जुलाई 2022 में 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस हुए, जिसमें अराउंड $18.72 बिलियन के स्पेक्ट्रम्स पर बिडिंग हुई। तो इस
हाई कैश ड्रिवन सेक्टर्स के वजह से कंपनी को बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करने के लिए और उन्हें बहुत ज्यादा डेप्ट लेना पड़ता है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम ऑप्शन होता है ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली रेडियो वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। जो ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो अराउंड 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। रेडियो एफएम स्टेशंस जो है वो अपना चैनल जो है वो 100 मेगा हर्ट्ज पर एयर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो बैंड्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं, 900 मेगा हर्ट्ज और 1800 मेगा हर्ट्ज, जिसमें ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है वो ऑक्शन लड़ती है और जितनी फ्रीक्वेंसी हायर होगी उतना ज्यादा डाटा जो है वो कैरी कर पाती है। अभी अगर देखा जाए तो ये जो दो बैंड्स है 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज, इन पर ऑक्शन होता है और जो कंपनी जो है वो ये ऑक्शन जीतती है उन्हें इस बैंड पर मोनोपोली मिलती है और सिर्फ वही कंपनी उस एरिया में जो है वो बैंड यूज कर सकती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है ये जो हमारे अराउंड रेडियो वेव्स है, गवर्नमेंट उन्हें अपनी प्रॉपर्टी मानती है और वो इन रेडियो बैंड्स को ऑक्शन करती है। तो इस ऑक्शन में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एरियाज में अलग बैंड्स पर जो है वो ऑक्शन किया जाता है और इस ऑक्शन में जो ज्यादा बिड करता है उस एरिया का जो वो बैंड है उस पर उस कंपनी की मोनोपोली हो जाती है। तो इस बात को एक एग्जांपल से समझते, समझिए कि दिल्ली में सरोजनी नगर में 900 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो रिलायंस जियो ने ऑक्शन में जीत लिया। अभी उस एरिया में जो है वो सिर्फ रिलायंस जियो अपने जो सिम्स है वो बेच पाएगा और अगर कोई यूजर जो एयरटेल का है वो उस एरिया में जाके अपना सिम यूज कर रहा है 900 मेगाहर्ट्ज बैंड पे, तो एयरटेल को जो है वो फीस पे करनी पड़ती है जियो को और उसे हम इंटरकनेक्ट यूजर चार्जेस कहते हैं। तो इस तरह से ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है वो अलग अलग एरियाज में जो स्पेक्ट्रम बैंड्स है उन्हें खरीद लेते हैं और उन्हें यूज करते हैं। इंडिया में अराउंड 22 टेलीकॉम सर्कल्स है जिसमें अलग अलग एरियाज में अलग कंपनी जो है वो स्पेक्ट्रम बैंड जो है उन्हें ओन करते हैं। अभी ऑक्शन के बाद जिस कंपनी ने जो है वो स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम बैंड जो है उसका ऑक्शन जीत लिया है तो उन कंपनीज को जो है अराउंड 35 to 25% का जो पेमेंट है वो पहले 10 दिनों में करना पड़ता है और उसके बाद अगले 2 सालों में बचा हुआ पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में वो कंपनी कर सकती है 10% के इंटरेस्ट के साथ। तो इस तरह से अगले 20 साल के लिए उस स्पेसिफिक एरिया का जो स्पेक्ट्रम बैंड है वो कंपनी जो है वो उस बैंड को ओन करेगी। जुलाई 2022 में लास्ट 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था जिसमें अराउंड 1.5 लाख करोड़ के जो स्पेक्ट्रम है वो बेचे गए थे। रिलायंस जियो उसमें टॉप बिडर था। रिलायंस ने अराउंड 88,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम जो है वो खरीदे थे। तो सिंपल वर्ड्स में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में ऐसे अलग अलग कंपनीज को जो है वो अलग अलग स्पेक्ट्रम्स खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा जो है वो लगाना पड़ता है। तो अगर अभी हम इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन मार्केट देखें तो इंडिया में 4 बिग प्लेयर्स है। पहला है रिलायंस जियो जिसके पास अराउंड 474 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। एयरटेल के पास अराउंड 370 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। वोडाफोन आइडिया के पास अराउंड 219 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और बीएसएनएल के पास अराउंड 90 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। तो इस तरह से ये 4 बिग प्लेयर्स है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में। 1994 से इंडिया में जो है वो स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस हो रहे थे लेकिन 2008 ने गवर्नमेंट ने जो है वो फैसला किया कि जो स्पेक्ट्रम के अलोकेशंस है वो फर्स्ट कम बेसिस पे होंगे। तो अराउंड 122 न्यू कंपनीज को जो है वो नए स्पेक्ट्रम बैंड्स अलोकेट किए गए थे 2001 के प्राइस के अनुसार। बोला जाता था कि ए राजा जो तब के टेलीकॉम मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत सारे कंपनीज को जो है वो फेवर किया था और ये जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम था वो अराउंड 2 लाख करोड़ का बताया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2012 में
एक डिसीजन दिया कि जो स्पेक्ट्रम्स इन 122 कंपनीज को बेचे गए थे उनको कैंसिल किया जाए और री ऑक्शंस इन स्पेक्ट्रम का किया जाए। तो इस तरह से बहुत बड़ा जो टेलीकम्युनिकेशन का स्कैम है वो अराउंड 2008 में हमें देखने को मिला था। अभी उसके बाद अगर 2016 में देखा जाए तो सितंबर 2016 में रिलायंस जियो की एंट्री हुई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, और उसके बाद जो है हमारे कंट्री का जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। रिलायंस जियो के एंट्री से पहले टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज थी, लेकिन रिलायंस जियो के एंट्री के बाद जब जियो ने जो कॉल रेट्स थे वो पूरे जीरो कर दिए और इंटरनेट के जो रेट्स थे उन्हें भी बहुत कम कर दिया, तो बहुत सारे कंपनीज के बिजनेस जो है उन पर इफेक्ट हुआ और बहुत सारे तो कंपनीज है वो गेम से बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद 4 कंपनी सरवाइव कर पाए, वो थे रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और बीएसएनएल। तो अगर देखा जाए 2014 में इंडिया में जो है पर जीबी का रेट 268 रुपीज चल रहा था, लेकिन रिलायंस जियो के एंट्री के बाद वो रेट आज जो है वो 9.4 रुपीज पर चल रहा है। तो अराउंड 96% का फॉल जो है हमें डाटा के रेट्स में देखने को मिला रिलायंस जियो के एंट्री के बाद। रिलायंस जियो के एंट्री से पहले इंडिया जो है वो अराउंड 200 मिलियन का डाटा जो है वो पर मंथ यूज करता था, लेकिन रिलायंस जियो के एंट्री के बाद वो आंकड़ा जो है वो 1 बिलियन पे चला गया। तो इस तरीके से इंडिया के जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको चेंज करने में और उसे अफोर्डेबल बनाने में रिलायंस जियो का एक बहुत बड़ा हाथ है। 2016 में रिलायंस जियो के एंट्री के बाद 2018 में वोडाफोन और आइडिया जो हमारे कंट्री के 2 बड़े टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स के कंपनीज थी उन्होंने मर्जर अनाउंस किया, और मर्जर के बाद जो है वोडाफोन आइडिया जो है हमारे कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी बनी। अराउंड 35% का जो मार्केट शेयर है वो वोडाफोन आइडिया के पास चला गया। अराउंड 430 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे तब वोडाफोन आइडिया के पास, लेकिन रिलायंस जियो के एंट्री की वजह से और उनके जो प्राइसेस थे वो कम होने की वजह से जो वोडाफोन आइडिया है उन्होंने बहुत सारा जो अपना कस्टमर बेस है वो एयरटेल और रिलायंस जियो को खोया, और आज अगर उनका कस्टमर बेस देखा जाए तो वो अराउंड 220 मिलियन के आसपास है। 2017-18 में अगर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया ने अराउंड 41,000 करोड़ का जो है वो नेट लॉस किया। 2022-23 तक वो जो लॉस है वो अराउंड 29,000 मिलियन रुपीस तक पहुंच गया था। 2019 में जो वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने गवर्नमेंट को वार्न किया कि जो पेमेंट्स वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट को करने हैं उनमें अगर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला तो उन्हें शायद कंपनी जो है वो बंद करनी पड़ सकती है। 2024 में जो है वोडाफोन आइडिया का जो डेब्ट है वो अराउंड 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें से 97% जो है वो गवर्नमेंट को ओ करते थे। एजीआर का उनका जो पेमेंट है वो अराउंड 65,000 करोड़ का पेंडिंग था, और जो स्पेक्ट्रम्स का पेमेंट है वो अराउंड 1,30,000 करोड़ का पेंडिंग था। तो अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इन 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स की वजह से वोडाफोन आइडिया जो है वो आज भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जिंदा है। सो वोडाफोन आइडिया ने जो 18,000 करोड़ का एफपीओ लाया था वो ओवर सब्सक्राइब हो गया था और उधर उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये फर्स्ट स्टेप उनका सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, सितंबर 2021 में गवर्नमेंट ने जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को रिलीफ देने का सोचा। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एजीआर का जो पेमेंट्स है वो अगले 2 साल में उन्हें करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को जो है वो टेन्योर जो है बढ़ाकर 4 साल कर दिया, और उन 4 साल में जो इंटरेस्ट पेमेंट्स गवर्नमेंट को इन कंपनीज को करने हैं उन पर गवर्नमेंट ने उन्हें ऑप्शंस दिया कि वो जो पेमेंट है वो इक्विटी शेयर्स में कर सकते हैं, यानी कि जो कंपनीज की इक्विटी है वो ऑफर करके वो इंटरेस्ट का पेमेंट्स गवर्नमेंट को कर सकते हैं। सो वोडाफोन आइडिया ने जो है
अराउंड 16,133 करोड़ का जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो गवर्नमेंट को उन्होंने इक्विटी में किया। और इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वोडाफोन आइडिया की सिंगल लार्जेस्ट ओनर बनी। अराउंड 33% जो ओनरशिप है वोडाफोन आइडिया की वो गवर्नमेंट के पास चली गई। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने जो है वो वोडाफोन आइडिया को बैंकरप्ट होने से बचा लिया। तो अगर दोस्तों रिलायंस जियो के एंट्री के बाद अगर हम ये सारी सिनेरियोस को स्टडी करें तो एक बात नजर हमें आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि इस सेक्टर में जो है वो मोनोपोली ना हो, और कैसे गवर्नमेंट जो है वो बीएसएनएल को एंकरेज कर रही है ग्रो करने के लिए, और कैसे उन्होंने वोडाफोन आइडिया को जो है वो बचाया। तो इन सब सिनारियो से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस सेक्टर में जो है वो मोनोपोली नहीं चाहती है। तो अगर एक और इंसिडेंट की मैं बात करूं तो सुनील मित्तल जो है, जो एयरटेल के ओनर है या एयरटेल के फाउंडर है, उन्होंने मोदी जी के साथ मीटिंग की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आई विल फाइट इन मार्केट प्लेस बट आई कांट फाइट विद गवर्नमेंट। यानी कि जो एयरटेल है वो बाकी कंपनीज के साथ मार्केट में फाइट कर सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी एक प्लेयर को फेवर कर रही है तो वो गवर्नमेंट से फाइट नहीं कर सकती। तो इस पर मोदी जी ने आंसर दिया था कि वो जो है वो किसी भी एक प्लेयर को फेवर नहीं करेगी। तो इस इंसिडेंट से भी हमें पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि इस इंडस्ट्री में जो है वो मोनोपोली हो, क्योंकि अगर इस इंडस्ट्री में मोनोपोली हुई तो जो रेट्स है रिचार्ज के या डाटा के वो बहुत ही बढ़ जाएंगे, और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी कहीं पे हैम्पर हो सकती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो है वो मोनोपोली ना हो, और उस वजह से वो वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल जैसे प्लेयर्स को जो है वो सपोर्ट कर रही है और उन्हें इस सेक्टर में टिके रहने के लिए हेल्प कर रही है। तो दोस्तों ये था हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के बारे में। आई होप कि मैं आपको सारी जो जानकारी है वो ठीक से समझा पाया हूं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आपका इस टॉपिक के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।